ये स्टोरी है गिएई होंडा के घर जन्मे एक बच्चे की, जिसकी कंपनी आज हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाती है। और ये कंपनी है होंडा, जो आज प्लेन इंजन, बाइक, कार और दर्जनों पावर टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन क्या आपको पता है इस कंपनी की शुरुआत ऐसे लड़के ने की थी जिसको कभी साइकिल भी नसीब में नहीं हुई। एक बार ये 10 साल का बच्चा अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तब उसने एक 4 पहियों वाली एक गाड़ी देखी जो फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा चौंक गया और अपनी आंखें इस गाड़ी से हटा ही नहीं पा रहा था। तब से इस बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से लगा हुआ। इसका नाम था सोचाइरो होंडा। और उस वक्त किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया कि यह होंडा आगे जाके एक बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। आप इस वन टीवी की वीडियो पर बने रहे। अब हम इस स्टोरी को और करीब से देखेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से गांव शिजुका से 17 नवंबर 1906 में जन्मे सोचाइरो होंडा की, जिसके फादर एक लोहार थे और उसके अलावा पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर करते और मदर सिलाई का काम करती थी, जो बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि होंडा के 5 भाई बहन एक बीमारी में मारे गए थे। इसलिए मारे गए थे कि उनको एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। उनके मदर फादर को होंडा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन होंडा को पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अपने पिता गिएई होंडा की साइकिल रिपेयर में मदद करता था, और वो भी पूरे लगाव के साथ। जब होंडा 17 साल के थे, तब उन्होंने अखबार में एक एड देखा जो आर्ट सिकोई नाम से एक ऑटोमोबाइल गैराज था, जहां उनको गैराज के लिए वर्कर की जरूरत थी। और ये जॉब होंडा के इंटरेस्ट के अनुसार एकदम फिट थी। फिर होंडा ने बिना देरी किए आर्ट सिकोई को लेटर लिखा और किस्मत से लेटर का जवाब पॉजिटिव आया। आर्ट सिकोई होंडा को रखने के लिए राजी हो गए थे। उसके बाद होंडा टोक्यो रवाना हो गया। पर होंडा जब टोक्यो पहुंचा तो होंडा की चंद दिनों की खुशी पलट गई। उसको आर्ट सिकोई में कम उम्र होने के कारण साफ सफाई का काम दिया जाता था, और उसके साथ उसको बेबी सिटिंग का काम भी करना पड़ता था। अब होंडा बेचारा यहाँ बुरी तरह फंस गया। एक तरफ उसने अपने घर बार और अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ उनको ये सब काम करना पड़ता था। अब होंडा की फालतू काम करने की एक मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वो अपने गांव एक फेलियर की तरह वापस दोबारा लौटना नहीं चाहता था। फिर 1923 में जापान में अर्थक्वेक आया, और इस भूकंप से आर्ट सिकोई के गैराज में काम करने वाले वर्कर्स में से अधिकांश वर्कर्स अपने घर चले गए, क्योंकि उस भूकंप में उन वर्कर्स के घर तहस-नहस हो गए। अब आर्ट सिकोई में वर्कर की कमी हो गई, और होंडा को भी कई महीनों के बाद गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम करने का मौका मिल गया था। इसके पहले कई महीनों तक होंडा ने गाड़ियों को छुआ तक भी नहीं था, और इस काम में होंडा का पहले से ही लगाव था। इसकी वजह से वो काम को आसानी से समझ लेता था। जैसे जैसे समय बीता, वो पार्ट्स के बारे में जानने लगा और काफी काम करने लगा। फिर होंडा अमेरिकन गाड़ियों का यूज इंजन का इस्तेमाल कर 2 स्पोर्ट गाड़ी बनाई। एक गाड़ी 8 डायमीटर थी और दूसरी कार्टिस्ट। और इस गाड़ियों ने जापानी रेस में हिस्सा लिया और नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर ली। तब सोचाइरो होंडा ड्राइवर के बगल में ही बैठा था, जो एक इंजीनियर का रोल अदा कर रहा था। फिर वो आर्ट सिकोई में रेगुलर काम कर अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहा था। 1928 में आर्ट सिकोई के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला लिया, जो जापान के हामामात्सु सिटी में ओपन की, और इस ब्रांच में आर्ट सिकोई का होंडा पार्टनर था। जी हाँ, वो ही होंडा जिसको कभी गाड़ी को छूने की परमिशन भी नहीं थी। होंडा ने सिंगल मजदूर से यहाँ काम करना शुरू किया, और मात्र 2 साल में 30 वर्कर की टीम बना ली। अब लोग होंडा को एक ब्रिलियंट मैकेनिक
मानते थे। तो उसके अलावा होंडा ने रेसिंग गाड़ियों की ड्राइविंग भी सीख ली थी। उसने अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक स्पोर्ट कार डिजाइन की थी जो 120 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से चलती थी और उसने जापान के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जो पूरे 20 साल तक कंटिन्यू बने रहे। अब 8 सुख के मालिक के दिल में होंडा की एक बहुत बड़ी अहमियत बढ़ चुकी थी। होंडा खुद का अपना वर्कशॉप खोलना चाहता था पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि 1936 में होंडा का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें लेफ्ट हैंड बाजू से लेकर कंधे तक फ्रैक्चर हो गया। अब उनको अपना कैरियर यहीं खत्म होता दिखाई दे रहा था। नहीं वो मैकेनिक का काम कर सकते थे और नहीं रेसिंग में हिस्सा ले सकते। फिर कई महीनों के बाद होंडा का लेफ्ट हैंड रिकवर हुआ, वो पूरी तरह ठीक हो गए। आर्ट सुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब मैं मैकेनिक का काम नहीं कर सकता हूं। उसके बाद सोचाइरो होंडा ने आर्ट सुकाई कंपनी के मालिक को एक आइडिया दिया। अब हम पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन आर्ट सुकाई के मालिक ने बिना देर किए इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनका काम ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा था। फिर होंडा ने ये डिसाइड कर लिया कि पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो खुद ही खोलेंगे। 1936 में होंडा 30 साल के हो गए और वो अपने दोस्त सोचाइरो काटो के साथ मिलकर टोक्यो सिक्की हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट भी बना दिया। सोचाइरो ने अपनी कंपनी तो खोल ली, उसको चलाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। इसी कारण वो दिन भर आर्ट सुकाई के लिए काम करता था और फिर नाइट में पार्ट टाइम अपनी कंपनी के लिए पार्ट्स व पिस्टन रिंग बनाने का काम करता था। होंडा बहुत समय तक ऐसे ही लगा रहा पर होंडा को नाकामियां ही मिली थी। उल्टा वो लगातार डे नाइट शिफ्टें लगा कर कमजोर हो गया था। फिर होंडा ने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया। 1934 में 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार पिस्टन रिंग बनाने में कामयाब हो गया था। अब वो आर्ट सुकाई की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपनी कंपनी के लिए काम करने लगा। लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए गए पिस्टन में भी अभी कई कमियां हैं। उसने टोयोटो कंपनी को पिस्टन ऑफर किया लेकिन टोयोटो कंपनी ने 50 में से 47 पिस्टन डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया और ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी थी क्योंकि उसके पास अब कोई वापसी का रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने पूरे जापान की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों का दौरा लगाया और वहां जाकर वहां की टेक्नोलॉजी को समझने में शुरू कर दिया और मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एक बार होंडा ने फिर से पिस्टन बनाया और इस बार ये पिस्टन सारी क्वालिटी को पास कर दिया। उसको एक के बाद एक ऑर्डर मिलना शुरू हो गया था। होंडा को अब अपने ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे और ऑर्डर को पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 वर्कर को हायर भी कर लिया था। पर होंडा को ये दूर दूर तक नहीं पता था कि ये खुशी के दिन चंद दिनों के हैं क्योंकि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई सारी जापानी कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और उन जापानी कंपनियों में से एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। उसके बाद होंडा को डाउनग्रेड कर दिया, उसको उसकी ही कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और मामला तब खराब हुआ जब कंपनी के सारे वर्कर्स को मिलिट्री में शामिल कर लिया और होंडा के अगले 3 साल बड़े मुश्किल में गुजरे थे। लेकिन 1941 में एक बार होंडा की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि वॉर के दौरान एक मिसाइल सीधी होंडा कंपनी पर आ गिरी और तबाही मचा दी। पूरे जापान की हालत बद से बदतर हो गई और जापान ये जंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए और पूरे जापान की कमर ही टूट गई। जापान अपने आप को अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। अब जंग तो रुक गई लेकिन होंडा अपना सब कुछ गमा बैठा और जो भी बचा कुचा था 4,50,000 येन में टोयोटो को बेच दिया और एक बार होंडा फिर बेरोजगार
बार हो गया था। हालांकि ये हालत अकेले होंडा की नहीं थी, पूरा जापान बहुत बुरी तरह क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, लोगों को खाना पीना भी नसीब नहीं हो रहा था, फ्यूल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान होंडा को जापान आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाते थे, और उस इंजन को देखते हुए उसको एक आइडिया आया कि मैं इस इंजन को अपनी साइकिल में क्यों नहीं फिट कर लेता, से उसकी ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल हो जाएगा। और आखिरकार होंडा ने ये जुगाड़ पूरी तरह सक्सेसफुल बना ही लिया था, और लोगों को साइकिल पर लगाने वाला आइडिया बहुत पसंद आया और सब होंडा को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लेकिन होंडा के पास ऐसे गिने चुने ही इंजन थे, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए होंडा ने खुद का ही इंजन डिजाइन कर लिया। और आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मशीन पर होंडा का नाम प्लस लोगो लगा हुआ दिखाई दिया। होंडा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े लेवल पर साइकिल बना सके। उसके बाद सोचाइरो होंडा ने कई हजारों दुकानदारों को ओपन लेटर लिखा और उन सब दुकानदारों को होंडा पर विश्वास था। 3000 से ज्यादा दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और होंडा को एडवांस में मनी भी दी और साइकिल भी बना के दी। और जैसे ही 2 साल गुजरा, होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बना डाली जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार थी, जिसको होंडा ने सुपर कप का नाम दिया, जो जापान के मार्केट में अपनी अलग ही छाप छोड़ रही थी। और ये मॉडल इतना फेमस हुआ कि अमेरिका की सारी 2 व्हीलर की सेल को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। अब होंडा ने स्पोर्ट बाइक बनाने का फैसला ले लिया था। अब होंडा रेसिंग टूर्नामेंट में जाता और टूर्नामेंट जीतने वाली मोटरसाइकिल फंक्शन को नोट करता। उस दौरान ये कंपटीशन रेसिंग कंपनियां गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से कारगर साबित होती थी। होंडा ने अब चंद महीनों की मेहनत से स्पोर्ट बाइक भी बना डाली, जो 1962 में जापान में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन पहले पायदान हासिल कर लिया। इस रेसिंग ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। फिर होंडा 3 साल के बाद 1966 में करोड़ों यूनिट सेल्स कर चुका था। शायद आपको याद होगा कि होंडा 17 साल की उम्र में घर से काम के लिए निकल गया, लेकिन जब होंडा को कामयाबी मिली तब होंडा 62 इयर्स के हो गए। लेकिन सोचाइरो होंडा का एक ख्वाब अभी भी अधूरा था जो उन्होंने बचपन में देखा था। अब होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना चाहते थे, लेकिन उसको लोगों ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। लेकिन होंडा का गोल एकदम क्लियर था, वो नहीं रुकने वाले थे और नहीं सलाह मानने वाले थे। लोगों का मानना भी सही था, क्योंकि उस टाइम निशान और टोयोटा ने मार्केट पर अपना मजबूत कब्जा कर रखा था और ये कंपनियां ऑलरेडी पुरानी थी और मार्केट में सक्षम थी। फिर होंडा ने एक पिकअप ट्रक लॉन्च किया जो एक लोडिंग गाड़ी थी, जिसको T360 के नाम से लॉन्च किया, जो पूरी तरह फेल हो गई। फिर होंडा ने एक स्पोर्ट S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिके। उसके बाद कई दर्जनों डिजाइन को देखते हुए होंडा ने एक होंडा स्विक लॉन्च की गई, और ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक मार्केट में बिकते हैं। 1990 में होंडा की कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आज हमें होंडा का नाम कार, मोटरसाइकिल, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। 1973 में होंडा ने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद 5 अगस्त 1991 में होंडा 84 साल की उम्र में वो इस दुनिया और होंडा कंपनी से अलविदा हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे।